पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सर्किट डायग्राम के बारे में बात की थी, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर के। उसमें मैंने आपको ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच रिलेशन बताया था, फेजर रिलेशन भी बताया था और स्केलार रिलेशन भी बताया था। तो मैंने आपको कुछ इक्वेशंस याद करने के लिए बोला था, जो कि मैं मानता हूं अब तक याद कर लिए होंगे जो लोग भी इन वीडियोस को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। एक तो मैंने ईएफ और वीटी का रिलेशन याद करने के लिए बोला था, एक tan साई का एक्सप्रेशन, एक साई इक्वल टू डेल प्लस फाई और एक वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन बोला था जिसमें ईएफ और वीटी का डिफरेंस लेके हमने निकाला था आईए इंटू जेड एस। ये चार इक्वेशन हमें याद करनी थी और मैंने साथ ही साथ ये बताया था कि जनरेटर की इक्वेशन को मोटर के लिए कैसे अप्लाई करोगे और फिर लैगिंग वाली इक्वेशन को लीडिंग के लिए कैसे अप्लाई करोगे। ये टेक्निक मैंने आपको समझाया था। तो अगर वो चार इक्वेशन याद है तो सिंक्रोनस मशीन पे बेस्ड जो मोस्ट टिपिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सर्किट हमने ड्रॉ किया है उसी से आगे चलेंगे और अब हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। अब देखो, मैंने वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में एक चीज बता रखी है ऑलरेडी कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा मशीन के आउटपुट पे निकलता है। तो किस मशीन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन किया जाता है? जिसका आउटपुट वोल्टेज हो या जिसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल हो। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा डिफाइन किया जाएगा जनरेटर के लिए, नॉट फॉर द केस ऑफ मोटर। मोटर का आउटपुट मैकेनिकल होता है, वहां टॉर्क और स्पीड हमें मिलते हैं, इसलिए मोटर के लिए स्पीड रेगुलेशन तो डिफाइन होता है, बट वी डोंट डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में हम ऑलरेडी भी पिछले दो टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर भी और डीसी मशीन के अंदर भी। सिंपली अगर मैं लिखूं वोल्टेज रेगुलेशन का सबसे बेसिक रिलेशन क्या होता है बताओ? वोल्टेज रेगुलेशन जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज मॉड वी नो लोड माइनस मॉड वी फुल लोड, और मैं नीचे क्या लिखने के लिए बोलता हूं? मॉड वी रेटेड। मैंने बताया था ना, नीचे ना नो लोड लिखो ना फुल लोड लिखो, क्या लिखो? रेटेड वोल्टेज। अक्सर क्या होता है, जो फुल लोड वोल्टेज होती है यही रेटेड वोल्टेज होती है। यूजुअली मॉड वी एफ एल इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड वी रेटेड। अब एक चीज बताओ कि इतना तो जान गए होगे ना वोल्टेज रेगुलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है भाई? वोल्टेज रेगुलेशन हमें बताता है कि मशीन का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होगा लोड बदलने से। लोड बदलने का मतलब जो उस पे कनेक्टेड करंट ड्रॉ कर रहा है, जो भी मशीन है, मोटर है, कोई और मशीन है, एसी है, पंखे हैं, कोई भी ऐसा जो सिस्टम अगर तुमने जनरेटर से कनेक्ट किया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ लोड। तो जब वो करंट जो निकाल रहा है मशीन से वो करंट बदलता है तो आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज होती है, दैट इज योर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, जैसे अगर बात करो एसी ज्यादा करंट ड्रॉ करता है एज कंपेयर टू फैन और एलईडी लाइट, तो यही चीज हम बस बोल रहे हैं कि जब जब मशीन से निकलने वाला करंट बदलेगा तो उसकी वोल्टेज कैसे बदलेगी, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक बार डेफिनेशन लिख लो। वोल्टेज रेगुलेशन रिप्रेजेंट्स the fluctuation in output voltage of an alternator as the load on the alternator is varied from no load to full load। ठीक है, नो लोड से फुल लोड जाते हुए वोल्टेज कैसे वेरी करती है, दैट इज कॉल्ड एज योर वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो, बात हमें सिर्फ ऑल्टरनेटर की करनी है, तो मैं ऑल्टरनेटर का सर्किट बना रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर हम लोग क्या बनाते हैं भाई? सिंक्रोनस रिएक्टेंस बनाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया भी था कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होती है, लीकेज प्लस आर्मेचर रिएक्शन। फिर हम बनाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और ये होती है वीटी और ये होता है आई ए। अब ये जो वी नो लोड और वी फुल लोड है ना, ये वीटी की ही दो वैल्यूज हैं एट नो लोड एंड फुल लोड। तो मैं क्या बोलता हूं देखो,
कि ये जो Vt है, Vt is actually we no load when Ia is equal to 0। ठीक है, जब Ia 0 होगा तो एक्सेस में कोई वोल्टेज नहीं आएगा, Ra में भी कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो Vt पे कितनी वैल्यू मिलेगी? EF इक्वल टू मॉड EF। बात मेरी समझे? अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मशीन में इंटरनली कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, तो जो EMF है वही टर्मिनल वोल्टेज है। और फिर हम ये कहते हैं मॉड VFL इज एक्चुअली इक्वल टू मॉड VT व्हेन IA इज इक्वल टू IA रेटेड। जब रेटेड करंट फ्लो करता है तो जो वोल्टेज आती है दैट इज VFL। तो यहां से वोल्टेज रेगुलेशन कितना बन गया? नो लोड माने EF, फुल लोड माने VT, और मैंने बोला था रेटेड भी ज्यादातर क्या होती है? VT। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटर के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखना, while computing voltage regulation we make use of magnitude of the voltages and not their phase, magnitude of voltage and not their phase। यानी देखो यहां वो इक्वेशन मत लगा देना जो मैंने वोल्टेज ड्रॉप के लिखवाई थी कि EF और VT का सब्ट्रैक्शन। हम EF और VT को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम उनके मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस एंड नॉट द वोल्टेजेस। यानी सब्ट्रैक्शन का मॉड नहीं चाहिए, हमें चाहिए मॉड का सब्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट लिखो, बोथ नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज either must be per phase और both must be line to line। ठीक है, या तो EF और VT दोनों ही पर फेज में लेके चलो या दोनों ही लाइन में लेके चलो। ऐसा कभी भी गलती से मत करना कि एक वोल्टेज पर फेज और एक वोल्टेज लाइन। ठीक है, अब देखो जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है ना, इसका अप्रोक्सीमेट रिलेशन ऐसे लिख दिया जाता है, सॉरी अप्रोक्सीमेटली, कि EF और VT का गैप ऑलमोस्ट IA एक्सेस आ जाता है और नीचे भी रेटेड वोल्टेज लिख देते हैं EF। ठीक है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। अब हम क्या कहते हैं, जो भी रिएक्टेंस होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और EMF तो 4.44 FN phi से फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए यहां से रिलेशन ये बन जाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा अप्रोक्सीमेशन बन जाता है। अब इससे क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी किसी भी जनरेटर के अंदर कितनी आती है, हम ये जानते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड है 120 F/P, लेकिन हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि फ्रीक्वेंसी है PNS/120। जनरली ये रिलेशन मोटर्स के लिए यूज होता है और ये रिलेशन जनरेटर के लिए। अब भाई दिमाग में ये आएगा, ये तो दोनों रिलेशन तो सेम ही है, फर्क क्या है? फर्क देखो ये है कि मोटर में हम फ्रीक्वेंसी से स्पीड निकाल रहे हैं और जनरेटर में स्पीड से फ्रीक्वेंसी। यानी जनरेटर में प्राइम मूवर रोटर को जितनी स्पीड पे घुमाएगा उसी के हिसाब से स्टेटर में फ्रीक्वेंसी बनेगी, और मोटर में जितनी स्टेटर पे फ्रीक्वेंसी लगाओगे उसी के हिसाब से वहां पे स्पीड बनेगी। तो ये दोनों रिलेशन में डिफरेंस है। तो हमने क्या बोला, एक तरह से अगर वोल्टेज रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो वो स्पीड से भी इंडिपेंडेंट होगी। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, सिंस वोल्टेज रेगुलेशन is independent of frequency, it should also be independent of the speed of machine। ये बात क्लियर हुई? अब इस रिलेशन का यूज कहां करोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट है। कई बार देखो क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एट 800 RPM the voltage regulation of an alternator is 10%। what will be the voltage regulation if the alternator runs at 900 RPM? सपोज ऐसा बोल दिया,
अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो तुम क्या कहोगे कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, जिस कारण से वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, दिस अप्रोक्सीमेशन शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन voltage regulation data is given at one speed and we wish to determine the voltage regulation at some other speed। ठीक है, एक स्पीड पे रेगुलेशन पता है, दूसरी स्पीड पे निकालनी है, तब इस अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हो। मेरी यहां तक बात क्लियर हुई? ये क्लियर है वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के रिलेशंस में हम जनरली क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के ईएफ की इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कराई है कि वीटी की टर्म्स में ईएफ कैसे आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि ईएफ निकाल लेते हैं और फिर सीधा वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में डाल देते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट हम नहीं लगाते हैं, सिंपली हमेशा क्या करना है, जो ईएमएफ की इक्वेशन है वहां से ईएफ निकालो, उसके मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, और वो मैग्नीट्यूड फिर वोल्टेज रेगुलेशन के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिखना, while calculating no load and full load voltage the excitation must be constant। इसका मतलब है कि V नो लोड और V फुल लोड लेते हुए फील्ड करंट फिक्स रखना है। अगर IF कांस्टेंट है तो EF कांस्टेंट है, ऐसा ना हो नो लोड लेते हुए EF अलग ले रहे हो और फुल लोड लेते हुए EF अलग ले रहे हो। EF दोनों में सेम होना चाहिए, बदलेगा सिर्फ क्या, VT। तो फील्ड करंट को कभी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में बोल ही दिया फील्ड करंट चेंज कर रहे हैं तो बात अलग है, बट प्रैक्टिकली जब वोल्टेज रेगुलेशन निकाला जाता है फील्ड करंट नहीं बदला जाता है। अब देखो यहां से एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम लोग जाते हैं थोड़ा, दैट इज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब देखो सिस्टम में क्या होता है, पावर सिस्टम की अगर बात करें, ज्यादातर जो फॉल्ट होते हैं ना वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं, कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट आ गया है, कहीं पे ग्राउंडिंग आ गई, इस तरह के फॉल्ट्स होते हैं। अब इसी सिस्टम में सोचो, अगर मैं यहां शॉर्ट सर्किटिंग कर दूं, देखो अगर मैं यहां ऐसे शॉर्ट सर्किटिंग कर दूं तब क्या होगा। अगर शॉर्ट सर्किटिंग कर दोगे तो आईए क्या होगा भाई, आईए होगा EF ओवर ZS, और ये ZS क्या है भाई, ZS है अंडर रूट RA स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर। अब मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में, जो XS होता है ना ये काफी बड़ा होता है RA से। ठीक है, तो ZS इज अप्रोक्सीमेटली XS, तो आइए हुआ EF बाय XS। अब इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ये आ गया हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट। अब देखो क्या होता है कि XS दो रिएक्टेंसेस से मिलके बना था, लास्ट लेक्चर में समझाया था, आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज। अब देखो मशीन में एयर गैप जो होता है वो काफी क्रूशियल एलिमेंट होता है। किसके बीच का एयर गैप, स्टेटर और रोटर। अब बात है अचानक से एयर गैप की बात कहां से आ गई, ये चीज अभी समझ आएगी। अगर एयर गैप स्टेटर और रोटर के बीच में बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एयर गैप बढ़ने से रिलक्टेंस बढ़ेगी, जिससे कि आर्मेचर का फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम होने से आर्मेचर रिएक्शन की रिएक्टेंस कम हो जाएगी। भाई जितना कम फ्लक्स, या ऐसा कह दो रिलक्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टेंस गिरती है, एन स्क्वायर बाय रिलक्टेंस होती है ना, तो अगर रिलक्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टेंस गिरती है, जिससे कि रिएक्टेंस भी गिरती है। लेकिन एयर गैप बढ़ाने से साथ साथ लीकेज तो बढ़ेगा ना। भाई लीकेज फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है, जो एक पार्ट को लिंक करे दूसरे पार्ट को ना करे। अब अगर ज्यादा दूर रखोगे दोनों पार्ट्स को तो ज्यादातर फ्लक्स लीक कर जाएगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर लीकेज बढ़ता है तो लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, जो दो रिएक्टेंस हैं XAR और XAL, एयर गैप का जो इंपैक्ट आ रहा है दोनों पे अपोजिट आ रहा है।
एक रिएक्टेंस बढ़ रही है तो दूसरी रिएक्टेंस कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम है अभी वो अनडिसाइडेड है, लेकिन क्या होता है, ये जो XAR होता है, XAR dominates, XAR dominates XAL, hence क्या होगा, XS decreases। आर्मेचर रिएक्शन हमेशा लीकेज से काफी बड़ा होता है, इसी वजह से सिंक्रोनस रिएक्टेंस कम होती है। अगर एक्सेस कम हो गया तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो देखो एयर गैप बढ़ाने से रिस्क क्या है हमेशा, कि शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन देखो इससे रिएक्टेंस कम हो रही है, रिएक्टेंस कम होने से वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कम होने से रेगुलेशन बेहतर आएगा। तो एयर गैप बढ़ाने से रेगुलेशन तो सुधर जाता है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा शॉर्ट सर्किट करंट भी बढ़ जाता है। तो एक पॉइंट ये लिखो, by increasing the air gap between stator and rotor, armature reaction reduces, due to which armature reaction reduces, due to which synchronous reactance also reduces, which reduces the voltage drop in the machine and hence improves voltage regulation, but at the same time it increases शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अगला पॉइंट, इंक्रीजिंग द एयर गैप डिक्रीजेस एक्सेस एंड इंप्रूव्स स्टेबिलिटी, एंड इंप्रूव्स स्टेबिलिटी। तो ये चीज जब हम स्टेबिलिटी और पावर की बात करेंगे तब मैं समझाऊंगा स्टेबिलिटी इंप्रूव कैसे हुई है। बट ये जान लो कि सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर, एक ऑल्टरनेटर के अंदर सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है उसकी स्टेबिलिटी। एक चीज सोचो, अगर सिंक्रोनस जनरेटर हम सभी के घर में, हम सभी के ऑफिसेज में पावर सप्लाई कर रहा है तो उसका ऑपरेशन स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अनस्टेबल हुआ तो उससे जुड़ी सभी डिवाइसेस खराब हो जाएंगी, पूरे पावर सिस्टम का ऑपरेशन डाउन हो जाएगा। सिंक्रोनस जनरेटर एक एक्टिव एलिमेंट है पावर सिस्टम में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग एनर्जी, तो उस एलिमेंट का स्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। बाकी तो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, ये सारी चीजें क्या हैं, पैसिव है। एक्टिव एलिमेंट क्या है, जनरेटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन माइंड के अंदर ये आता है, स्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो देखो बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब इस पे अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये मैक्सिमम पावर से कैसे रिलेटेड है, और नहीं पता है तो डरने वाली कोई बात नहीं, आगे ही आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या ऑल्टरनेटर के लिए इतना जरूरी है। तो इस पे क्वेश्चन बना के लिख लो, वाई वोल्टेज रेगुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एन ऑल्टरनेटर। ठीक है, अब पहला पॉइंट लिखना, हायर वोल्टेज रेगुलेशन इंप्लाइज हायर सिंक्रोनस इंपिडेंस, इंप्लाइज हायर सिंक्रोनस इंपिडेंस एंड knowing the value of synchronous impedance is crucial to determine power sharing in parallel operation। एक चीज सोचो, ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है ज्यादा ड्रॉप, ज्यादा ड्रॉप का मतलब ज्यादा इंपिडेंस। सीधी सी बात है ना भाई, जिसकी इंपिडेंस ज्यादा होगी उसमें वोल्टेज घट जाएगी। तो वोल्टेज रेगुलेशन हाई होने का मतलब इंपिडेंस का हाई होना। इंपिडेंस जिसकी हाई होगी, अगर ऐसी दो मशीन को पैरेलल लगा दो तो जिसकी इंपिडेंस हाई होगी वो कम करंट शेयर करेगा। ऐसा इवन के एक बार क्वेश्चन भी आ गया था कि 3 जनरेटर्स का वोल्टेज रेगुलेशन हमें बता रखा था, अब हमसे ये पूछ लिया था कौन मैक्सिमम पावर शेयर करता है। तो जिसकी इंपिडेंस कम होगी वही ज्यादा पावर या ज्यादा करंट शेयर करेगा, और इंपिडेंस किसकी कम होगी, जिसकी वोल्टेज रेगुलेशन कम होगी। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ने का मतलब सिंक्रोनस इंपिडेंस का बढ़ना, कम होने का मतलब सिंक्रोनस इंपिडेंस का कम हो जाना। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ द लोड इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एन ऑल्टरनेटर वी मस्ट नो
द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज राइज। देखो, नो लोड वोल्टेज हमेशा फुल लोड से ज्यादा होगी, ठीक है, एटलीस्ट लैगिंग पावर फैक्टर में ज्यादा होगी, और मोस्टली पावर फैक्टर लैगिंग ही होता है। अगर नो लोड वोल्टेज ज्यादा होगी और फुल लोड वोल्टेज कम होगी, तो फुल लोड पे मिल रही है वीएफएल, अचानक से लोड हटा दिया, कितनी मिल जाएगी, वी नो लोड, और ये ज्यादा वैल्यू होगी। अब ज्यादा वोल्टेज इंसुलेशन को डैमेज भी कर सकती है, इसीलिए ये बात पहले से पता होना जरूरी है कि लोड हटने पे वोल्टेज कितना अप जाता है। दूसरी बात, लोड हटने पे अगर वोल्टेज अप जा रहा है तो एक और रिस्क रहता है कि कहीं रिले ये ना समझ ले कि कुछ गड़बड़ हो गई है और मशीन को बंद कर दे, क्योंकि लोड हटना एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, इस पे रिले ऑपरेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर रिले को ये लगा कि फॉल्ट आ गया है, वो तुरंत जनरेटर को पावर सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देगा, और वो करना सही नहीं होगा। इसीलिए ये क्लियरिटी अपने को रखनी पड़ेगी कि भाई वोल्टेज में कितना राइज आता है लोड हट जाने से, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, इट इज यूज्ड टू डिजाइन ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ब्रैकेट में लिख लो AVR, ठीक है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, ये AVR क्या है। देखो, जनरेटर के अंदर ना दो कंट्रोल सिस्टम होते हैं बाय डिफॉल्ट, एक होता है AVR जो लगाया जाता है, और एक होता है स्पीड गवर्नर, वो भी हमें कनेक्ट करना पड़ता है। अब जैसा नाम बता रहा है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो जनरेटर की वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। तो ये सिस्टम क्या करता है ना, जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता रहता है कि कब वोल्टेज कम हो रही है, कब वोल्टेज ज्यादा हो रही है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो फील्ड करंट को कम करके ईएमएफ कम कर देगा, वोल्टेज कम है तो फील्ड करंट को बढ़ा के ईएमएफ बढ़ा देगा, क्योंकि ईएमएफ कम होगा तो वीटी भी कम हो जाएगा केवीएल से, ईएमएफ ज्यादा होगा तो वीटी भी ज्यादा हो जाएगा केवीएल से। तो एक पॉइंट ये लिखना, एवीआर is an automatic control system which observes the terminal voltage of alternator and regulates the field current to increase the EMF if terminal voltage falls and to decrease the field current if terminal voltage rises। तो ये कोशिश करता है कि जो VT है ना वो फिक्स रहे, बढ़ेगा तो घटाने की कोशिश करेगा और घटेगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट उसके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि वोल्टेज में मैक्सिमम ड्रॉप कितना आ सकता है, ताकि उसी हिसाब से वो IF को बढ़ा के EF को बढ़ा दे। IF तो समझ रहे हो ना, फील्ड वाइंडिंग का करंट, फील्ड वाइंडिंग का करंट चेंज करोगे फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स से EMF बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों हो जाता है। ये पैरेलल ऑपरेशन वाला क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, कि पैरेलल ऑपरेशन में वोल्टेज रेगुलेशन कैसे हमारा यूज होगा। जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कम, इंपीडेंस कम, जिसका वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा, इंपीडेंस ज्यादा। ज्यादा इंपीडेंस वाला कम करंट लेगा, कम इंपीडेंस वाला ज्यादा करंट लेगा। इस हिसाब से ये समझ आ जाता है कौन जनरेटर कितनी पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, जैसे हम ट्रांसफार्मर में करते थे, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर में देखो हमने दो कंडीशन डिराइव की थी, एक जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और एक मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर में मैंने ये बताया था कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन occurs at लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है ना, लैगिंग पावर फैक्टर पे ही आता है। अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे आता है तो ईएमएफ कितना लिखोगे, VT cos फाई प्लस IARA, जनरेटर की बात कर रहा हूं, और VT sin फाई प्लस IAXS, ठीक है, ये समझे। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो EF स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट खोलना जरा, VT स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, VT स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यानी VT स्क्वायर, IA स्क्वायर RA स्क्वायर
फिर दूसरा आई ए स्क्वायर एक्सेस स्क्वायर, तो मैंने आई ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। तीसरा टर्म जो 2ab वाला होता है, 2vt आई ए आर ए कॉस फाई प्लस एक्सेस साइन फाई, ये हो जाएगा। अब वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ई एफ माइनस मॉड वी टी। तो मैं ये कह दूं फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मॉड ई एफ माइनस मॉड वी टी शुड बी मैक्सिमम। और अगर ऐसा होने वाला है तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी फाई, अब वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की जगह ना उनके स्क्वायर्स ले लेते हैं, क्योंकि अगेन मैं क्या बोलता हूं, देखो वोल्टेजेस का डिफरेंस तभी मैक्सिमम हो सकता है जब उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस भी मैक्सिमम हो जाए। भाई अगर 3 माइनस 2 1 है और ये मैक्सिमम वैल्यू है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भी मैक्सिमम वैल्यू ही होगा, तो इसको 0 कर दोगे। अब देखो ई एफ स्क्वायर, ये ना वी टी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, बन गया ई एफ स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर। राइट में क्या बचेगी, पहली टर्म बचेगी आई ए स्क्वायर इंटू आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा फाई के रेस्पेक्ट में। दूसरी टर्म क्या बचेगी, 2vt आई ए कॉस फाई का डेरिवेटिव साइन फाई, साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई, दिस मस्ट बी 0। इसको 0 अगर कर दोगे तो यहां से बन जाएगा tan फाई इज एक्सेस बाय आर ए। अब ये रिजल्ट लग रहा होगा कि भाई ये तो काफी नॉर्मल रिलेशन है, tan थीटा तो x बाय आर ही होता है, बट इसमें गलती क्या कर दोगे कि tan फाई का मतलब x बाय आर नहीं होता। देखो ऐसे होता है, ये आर ए, ये एक्सेस और ये जेड एस, ये एंगल है थीटा एस, ये कहलाता है इंपिडेंस ट्रायंगल। ये जो दोनों पैरामीटर हैं ये मशीन के अंदर हैं, और ये जो पैरामीटर है tan फाई ये लोड का है। कहने का मतलब देखो अगर यहां कोई लोड ऐसा लगा है तो इस लोड के लिए tan फाई डिफाइन हो रहा है, ठीक है। tan फाई मशीन का एंगल नहीं है, tan फाई लोड का एंगल है। अगर लोड का tan फाई जो है लोड के लिए डिफाइंड है तो मशीन के लिए क्या डिफाइंड है, tan थीटा। अब देखो उस ट्राइंगल से tan थीटा कितना होगा, एक्सेस बाय आर ए होगा, तो यहां से ये कह सकते हो tan फाई इक्वल टू tan थीटा एस, या ये कह दो फाई बराबर थीटा एस। यानी जितना एंगल मशीन की इंपीडेंस का है उतने ही एंगल का लोड लगाओगे तभी वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम मिल पाएगा। बात मेरी क्लियर हो रही है? तो ऐसा कभी मत सोचना कि tan फाई सिंपली x बाय आर होता है, होता तो है x बाय आर लेकिन किसका, लोड का, ना कि मशीन का। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए x बाय आर लोड और x बाय आर मशीन बराबर आएंगे तभी वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम होगा। इसी को देखो फेजर से एक्सप्लेन करता हूं। इसको अगर हम फेजर से समझें, देखो ये आईए है, ये वीटी होता है फाई पे, ये फाई क्या हो जाता है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड। अब वीटी में हम ऐड कर देते हैं आईए आर ए, और इसमें ऐड कर देते हैं आईए एक्सेस, और फिर ये बन जाता है ई।
अब देखो यहां से जो लाइन जाएगी ये ब्लैक वाले फेजर के टिप से रेड वाले फेजर तक, ये होती है IA इंटू ZS। अब एक चीज देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल मैंने ग्रीन और ब्लू में बनाया है, ये दोनों ट्राइंगल सेम है। बस फर्क क्या है, इस ट्राइंगल की हर साइड IA से मल्टीप्लाई हो गई है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल कितना होगा, θs। अब बेसिकली देखो, अगर रेड वाला फेजर यानी EF निकाल रहे हो तो वो दो फेजर्स को ऐड करके आ रहा है। तुम ये कह सकते हो EF इज एक्चुअली इक्वल टू VT प्लस IA ZS। ठीक है ना। अब EF अगर मैक्सिमम चाहिए, कोई भी दो फेजर का सम मैक्सिमम कब होता है, EF दो फेजर का सम है ना, फॉर मैक्सिमम EF दो फेजर का सम मैक्सिमम तब होता है जब दोनों फेजर पैरेलल आ जाएं। अब एक फेजर फाई एंगल पे इंक्लाइंड है, एक θs पे इंक्लाइंड है, तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। देखो यही तो कंडीशन आई है। बात मेरी समझ आ रही है कि तुम कह रहे हो कि ब्लैक और ग्रीन वाले फेजर को ऐड कर दें तो रेड वाला फेजर यानी EF मिल जाएगा, और वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम करने के लिए EF और VT का डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, या ये कह दो अगर VT को फिक्स कर लें तो EF मैक्सिमम होना चाहिए। दो फेजर के सम से बनने वाला फेजर मैक्सिमम तब होगा जब दोनों फेजर पैरेलल आएंगे। तो वेक्टर लॉ का बेसिक रूल है ना, दैट वेक्टर एडिशन इज मैक्सिमम ओनली इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है। तो ये ध्यान रखो, अगर मशीन के इंपीडेंस का एंगल और लोड का इंपीडेंस एंगल मैच कर जाता है तभी वोल्टेज रेगुलेशन भी मैक्सिमम आता है। ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन द एंगल ऑफ लोड इंपीडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ मशीन इंपीडेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो यहां से EF माइनस VT कितना आएगा, अगर VT इज पैरेलल टू IA ZS, अगर ऐसा है तो मॉड EF इज सिंपली मॉड VT प्लस मॉड IA ZS। अब ये क्या बात हुई भाई, ये बात ऐसी हुई कुछ कि जब दो वेक्टर या दो फेजर पैरेलल हैं तो उनको वेक्टर्स की तरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, दे कैन बी एडेड एज स्केलर्स। तो यहां से मॉड EF माइनस मॉड VT कितना हो गया, ये हो गया मॉड IA ZS। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना आ जाएगा, कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन है ये, मैक्सिमम वाला, मॉड EF माइनस मॉड VT बाय मॉड VT, या नीचे मॉड V रेटेड, मॉड IA ZS, VT तो V रेटेड होता है ना। अब मैं कह दूं, जैसे मैं ट्रांसफॉर्मर में कहता था कि ये जो आर्मेचर करंट है ये X टाइम्स I रेटेड है, यानी ये सीधा रेटेड करंट नहीं है, रेटेड करंट का कुछ पार्ट है। कितना फ्रैक्शन है, X। तो X मॉड I रेटेड मॉड ZS बाय मॉड V रेटेड। अब डिनोमिनेटर से देखो तो V रेटेड अपॉन I रेटेड बन रहा है, डिनोमिनेटर में V रेटेड बाय I रेटेड होता है Z बेस। तो ये हो गया X इंटू ZP। ठीक है। तो एक्चुअल में मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफॉर्मर में भी इतना आता है और सिंक्रोनस मशीन में भी इतना आता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि दोनों का सर्किट सिमिलर है। ट्रांसफॉर्मर में भी सेकेंडरी साइड देखते तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, एक सीरीज में इंपीडेंस होती थी और एक टर्मिनल वोल्टेज होती थी। जब दोनों के सर्किट सिमिलर हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट दोनों में कॉमन आएंगे, और वो कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले, that the maximum voltage regulation is same in case of generator and transformer।
तो एक पॉइंट ये भी लिखो, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर द इक्विवेलेंट सर्किट is similar to the alternator if shunt branch is ignored, and hence the condition and the value of maximum voltage regulation is same for generator and a transformer. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये लॉजिक क्लियर हुआ ना? मैंने ऐसी इक्वेशन कैसे लिख दी डायरेक्टली इस फेजर से? ये इक्वेशन देखो यहां से आई है। ये कैसे आई? जब दो फेजर पैरेलल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड्स को सीधा ऐड कर सकते हो। अब अगला लिखना, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो अनडिजायरेबल कंडीशन होती है। अनडिजायरेबल क्यों? वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है, तो वोल्टेज में जितना कम फ्लक्चुएशन रहे उतना बेहतर होगा। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रहा है या वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा आ रहा है तो दैट इज अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल कंडीशन होती है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब ये चीज हमने ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी देखी थी। इट ऑकर्स फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। अब मेरे पास जो ईएमएफ इक्वेशन है वो तो लैगिंग की है, जबकि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पे आने वाला है? लीडिंग पे। तो मैं क्या इसके अंदर ट्रिक अपनाता हूं कि लीडिंग के लिए ना फाई की जगह -फाई रख देते हैं। यही तो मैंने बताया था, एंगल नेगेटिव हो जाता है। कि जब हमारे पास लैगिंग इक्वेशन और लीडिंग की चाहिए तो एंगल नेगेटिव रख लेना। अब देखो यहां स्क्वायर कर लो जरा। अब देखो ये तो कॉस ऑफ -फाई तो कॉस फाई बन जाएगा, लेकिन साइन ऑफ -फाई क्या बनेगा? माइनस साइन फाई। स्क्वायर करोगे तो वीटी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वीटी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो गया वीटी स्क्वायर। फिर अगला आई ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस एक्सएस स्क्वायर। अब तीसरी टर्म पे ध्यान दो। तीसरी टर्म 2ab वाली बनती है, 2vt आई ए। अब इधर से क्या बनेगी? आर ए कॉस फाई, लेकिन साइन ऑफ -फाई था माइनस साइन फाई, तो ये a माइनस बी बन गया। a माइनस बी के स्क्वायर में आता है -2ab। ये बात समझ आई कि a माइनस बी का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो -2ab लेना पड़ेगा। अब हम ये कहते हैं फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मॉड EF इक्वल टू मॉड VT या EF स्क्वायर इक्वल टू VT स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? IA स्क्वायर RA स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2VT IA RA कॉस फाई माइनस एक्सएस साइन फाई। ये बचा। अब अगर देखो इसकी इंपीडेंस का ट्रायंगल बना ले पहले की तरह, तो ये आर ए था, ये एक्सएस था, ये जेड एस था, थीटा एस। तो आर ए स्क्वायर प्लस एक्सएस स्क्वायर क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जेड एस स्क्वायर। अब आर ए को देखो क्या लिख सकते हो? आर ए है ट्राइंगल का बेस, तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। एक्सेस है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा।
अब देखो ये जो सेकंड वाला पैरेंथेसिस है जो बाद में लिखा हुआ है उसमें ZS कॉमन आ जाएगा, cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, तो cos थीटा प्लस फाई। तो यहां से कंडीशन ये बन गई देखो, cos थीटा s प्लस फाई इज माइनस IA/ZS बाय 2VT। ये कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखनी है। दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हमने ट्रांसफार्मर में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमने अप्रोच किया था वोल्टेज रेगुलेशन को यूजिंग अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। ये बात तो याद है, अप्रोक्सीमेट डिराइव किया था। अब अप्रोक्सीमेट डिराइव करते वक्त कुछ पैरामीटर को हमने इग्नोर कर दिया था, तो पहले यहां तक नोट कर लो, फिर एक पॉइंट लिखना, दो द सर्किट ऑफ ऑल्टरनेटर is same as a transformer, but in a transformer the impedance is very low because there is no armature reaction, and hence we can use approximate voltage regulation, but we cannot make use of approximate voltage regulation इन आर ऑल्टरनेटर। ये बात याद रखना, सर्किट सेम है, लेकिन वहां जो आर कॉस फाई प्लस एक्स साइन फाई करके सॉल्व कर लिया था वो ऑल्टरनेटर के अंदर मत लगाना। यहां इंपेडेंस काफी लार्ज होती है। ट्रांसफार्मर की इंपेडेंस 1-2 ओम के बीच में रहती है, यहां 30-40 ओम होती है। तो अगर इतनी लार्ज इंपेडेंस है तो अप्रोक्सीमेट वाला रिलेशन नहीं चलेगा। अगला पॉइंट लिखना, if the impedance in a transformer is small, then ZS can be ignored, and hence in zero voltage regulation the right hand side becomes zero, so cos theta s plus phi equal to 0 और थीटा एस प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर भूल गए हो तो ट्रांसफार्मर में चेक करना, यही कंडीशन आती है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कि थीटा एस प्लस फाई आता है 90 डिग्री। तो ये कैसे आया, अगर यहां ZS को 0 मान लो तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। तो यही तो अप्रोक्सीमेशन है, ट्रांसफार्मर की इंपेडेंस इतनी छोटी होती है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। सिंक्रोनस मशीन में इग्नोर मत करना, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं समराइज कराता हूं कि हमने क्या डिस्कस किया है, जो हमने आज ईएमएफ के एक्सप्रेशन यूज किए हैं वो तो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो मैंने सिर्फ बेसिक चीजें क्या कवर की हैं, सबसे पहले मैंने वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लिखा है, और मैंने बोला जो स्केलर इक्वेशन लिखवाई थी उससे ईएफ निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देना। वीटी की वैल्यू जानते हुए ईएफ निकल सकता है। फर्स्ट, सेकंड, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू एक्स इंटू जेड एस पर यूनिट, और इसकी कंडीशन क्या होती है, थीटा एस इक्वल टू फाई। थर्ड, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी कंडीशन क्या होती है, कॉस थीटा एस प्लस फाई माइनस IA/ZS बाय 2VT। और देखो ये ईएमएफ वाली इक्वेशन से आया ना, तो इसके नीचे एक चीज और लिख लेना, ऑल क्वांटिटीज आर पर फेज। ठीक है, इतना हमने समझा है। अब देखो क्वेश्चंस के लिए ना कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना या कॉमन मिस्टेक्स लिखना। पहला लिखो कॉमन मिस्टेक्स, इसमें पहला लिखना, while calculating current of an alternator, if we use apparent power, then S equal to √3 VL/IL। ठीक है, अब बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं,
क्वेश्चन में केवीए गिवन होता है और वो उसको रियल पावर मान के √3 VL cos phi लगा देते हैं। तो ऐसा मत करना, यूनिट जरूर चेक करना कि पावर की यूनिट केवीए दी है या किलोवाट। किलोवाट दी है तो √3 VL cos phi, केवीए दी है तो √3 VL। ठीक है, कई बार ऐसा बोल देते हैं ना, एन ऑल्टरनेटर डिलीवर्स 50 केवीए एट 0.8 पावर फैक्टर लैग 11 केवी। तो लोग क्या करेंगे, केवीए भी गिवन है, पावर फैक्टर भी गिवन है, लगाओ भाई क्या 50 इक्वल टू √3 VL cos phi। गलत बात। अगर पावर केवीए में थी तो पावर फैक्टर कुछ भी हो, करंट निकलेगा सिर्फ √3 VL से। बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट। अब देखो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये रहता है कि जो पावर गिवन है मशीन के अंदर वो इनपुट पावर है या आउटपुट पावर। तो एक पॉइंट लिखो, इफ द पावर इज गिवन इन हॉर्स पावर देन इट इज मैकेनिकल पावर, और हम क्या जानते हैं 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, अगला पॉइंट, इफ द पावर इज गिवन इन केवीए that is apparent power, then it can only be electrical power which is output power of generator and input power of motor। केवीए वाली पावर कभी भी मैकेनिकल पावर नहीं हो सकती, वो हमेशा इलेक्ट्रिकल पावर ही होगी। ठीक है ना, तो ये चीज में कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन आता है वॉट वाली पावर में। इसमें अगला लिखो, इफ पावर इज गिवन इन किलोवाट for the case of motor and efficiency is also given, then we consider it as output power and then calculate input power using efficiency, from where we calculate input current। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? क्या होता है, अगर पावर 50 किलोवाट दे दी, अब ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, बट अगर साथ में एफिशिएंसी गिवन है सपोज 90%, तो क्या करना है, 50 किलोवाट को एफिशिएंसी से डिवाइड कर लेना, क्या मिल जाएगी इनपुट पावर, फिर इनपुट पावर को लिख लेना √3 VL cos phi और वहां से करंट निकाल लेना। ये 50 किलोवाट से सीधे करंट मत निकालना, अगर एफिशिएंसी गिवन है तो आउटपुट पावर बाय एफिशिएंसी से इनपुट पावर, और इनपुट पावर इज √3 VL cos phi, वहां से निकालोगे करंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि पावर की यूनिट्स क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। पावर इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी। हॉर्स पावर हमेशा मैकेनिकल, केवीए हमेशा इलेक्ट्रिकल, बट किलोवाट इट कैन बी इलेक्ट्रिकल और इट कैन बी मैकेनिकल, दोनों हो सकती है। क्वेश्चन में एफिशिएंसी गिवन है, उस हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, if the load is constant impedance, that is passive load, we cannot assume the terminal voltage to be constant। माने अगर लोड में इंपिडेंस दे दी है Z R प्लस JX, तो तुम ये नहीं कह सकते कि उसका VT फिक्स रहेगा, उसका VT बदल सकता है। VT फिक्स तब होता है जब ऐसा बोल दें, a load draws a power of 10 किलोवाट, यानी जब एक लोड एक पर्टिकुलर पावर ड्रॉ करता है ना, तो उसका VT तो रेटेड पे मान सकते हो, लेकिन लोड में अगर इंपिडेंस गिवन है तब VT को फिक्स मत मानना, तब सर्किट ड्रॉ करना जिसमें EMF है, RA और JXS है, और RL और JXL है। ऐसा एक सर्किट बना के VT निकाल लेना, उसमें VT को रेटेड वैल्यू एज्यूम मत करना। अगला पॉइंट ऐसे ही लिख लो, इसी को कंटिन्यू कर लो ना आगे। इफ द लोड इज सेट टू ड्रॉ a particular amount of power, then we generally assume the terminal voltage at the rated value। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो है ना क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे, तो इनके अराउंड बॉक्स ड्रॉ कर लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि क्वेश्चन में जनरली बच्चे गलती करते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तो कोशिश करना कि ये मिस्टेक्स तुम लोग ना करो। अगर ये मिस्टेक्स भी करोगे तो दैट मीन्स कि लेक्चर अटेंड करने का, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है, तो ये गलती मत करना, इसके अलावा कुछ भी गलती करना, क्योंकि गलतियां ऐसी हो जो तुम नहीं जानते हो, तो अगर वो गलती करोगे तो उससे कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। अगर जो पता है मिस्टेक होती है और वही मिस्टेक फिर करते भी हो, दैट मीन्स कि तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा वीक हो गया, सीख नहीं पा रहे हो। अगर सीख रहे हो
तो जो जो गलती नजर में आती जा रही है वो एलिमिनेट होती चलनी चाहिए, कोई भी सेम मिस्टेक को कैरी ओवर नहीं करना। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कुछ ग्राफ्स की, जैसे डीसी जनरेटर में बनाए थे सेम वे ऑफ ग्राफ हम लोग बनाएंगे सिंक्रोनस में। ठीक है, बट वो सभी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।